नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टच किया। उत्तर वैदिक काल के बाद कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अंत में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। कौन सा एक महाजनपद भारत के दक्षिण भाग की ओर था? तो दोस्तों अशमक नाम का महाजनपद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था। कौन सा महाजनपद अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? कंबोज महाजनपद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महाजनपद काल में कृषि कार्य करने वाले भूमिहीन खेतीहर मजदूर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उस समय पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कम्माकार कहते थे। ऑप्शन सी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत भूमि के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? दोस्तों 516 ईसा पूर्व में डेरियस नाम का एक ईरानी शासक जो कि खमनी राजवंश से था, वो यहाँ पर आया और पंजाब के कुछ हिस्सों को उसने विजित कर लिया और यहाँ से टैक्स इकट्ठा करने लगा। और उसने इस पंजाब वाले हिस्से को 20वां प्रांत बनाया अपना, यानी कि 20वां क्षत्रपी बनाया। उस समय पर वो लोग क्षत्रपी शब्द का इस्तेमाल करते थे प्रोविंसेस के लिए, राज्यों के लिए। और क्योंकि ये क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है पंजाब का, तो उस समय पर 516 ईसा पूर्व 360 टैलेंट का भारी भरकम टैक्स डेरिस यहां से वसूला करता था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो अजातशत्रु की जो सबसे भयंकर लड़ाई रही वो रही वज्जी के साथ। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम रथमुसल व महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों अजातशत्रु ने किया था। और किसके खिलाफ किया था? वज्जी के खिलाफ, वज्जी महाजनपद के खिलाफ उसने रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। और ये हथियार आपने एक आध मशहूर भारतीय फिल्म में भी देखे होंगे, जो कि ऐतिहासिक फिल्में रही हैं जिसमें प्राचीन कहानियां रही हैं राजे महाराजाओं वाली। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व, जब महाजनपद काल शुरू हुआ, उसी समय से शुरू हुआ था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को कहाँ के राजा का इलाज करने भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने ये अच्छी डिप्लोमेसी अपनाई थी। उन्होंने अपने एक राज्य वैद्य जीवक को अवंती के राजा का इलाज करने भेजा था। और अवंती के वो राजा थे चंद्रप्रदोत महासेन। किस शासक ने अवंती महाजनपद को मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने अवंती को भी जीत लिया। और 100 साल पुरानी एक राइवलरी जो अवंती और मगध के बीच चली थी, उसका अंत इसी के साथ हो जाता है। श्रेय जाता है शिशुनाग को। पुराणों व महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इनके अनुसार जो मगध साम्राज्य की स्थापना थी वो बिंबिसार ने की थी। महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि ली? महापद्म नंद ने ली थी सर्वक्षत्रांतक। इसके अलावा दोस्तों एक आध उपाधि और है, जैसे एक रथ और एक छत्र। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में गृहपति किसे कहते थे? तो धनी किसान को महाजनपद काल में गृहपति कहा जाता था। विश्व का पहला गण संघ किन के द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला गण संघ जो स्थापित किया गया दोस्तों, वो स्थापित किया गया था लिच्छियों के द्वारा। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किसने लड़ा? तो ये लड़ा था दोस्तों सिकंदर ने पोरस के साथ। झेलम नदी को जैसे सिकंदर की सेना पार करती है, उसका मुकाबला होता है पोरस से। क्योंकि जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया था तो उसका मुकाबला वहां पे अंबी राजा से होना था, लेकिन अंबी ने वहां पर हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। लेकिन सिकंदर की सेना को झेलम नदी को पार करने के बाद महाराज पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। और ये युद्ध काफी भयंकर था, जिसमें दोनों पक्षों को बहुत हानि हुई। कहा जाता है कि काफी कड़े मुकाबले के बाद इस युद्ध को सिकंदर ने जीत लिया था। लेकिन सिकंदर क्योंकि खुद एक बड़ा योद्धा था, तो उसने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। किसमें सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महावस्तु। महावस्तु एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा एक और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिला था। ये 3 ग्रंथ ऐसे थे जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद तो बहुत सारी बुक्स में इनका वर्णन आया है। सबसे लंबे समय तक कौन से महाजनपद प्रतिद्वंदी रहे? तो दोस्तों वो रहे थे मगध और अवंती। मैंने पहले ही बताया लगभग 100 साल की इनकी राइवलरी रही आपस में, जिसको कि शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाकर समाप्त किया। महाजनपद काल को और क्या कहा जाता था या कहा जाता है? तो महाजनपद काल को और क्या कहा जाता है?
इसको द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं, यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ था इस टाइम पे। इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन वो माना जाता है। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक इनमें से कौन हुए? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक हुए दोस्तों बिंबिसार। हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो हर्यंक वंश का सबसे अंतिम शासक था नागदाशक, और संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसके शुरुआती जो शासक थे जैसे कि बिंबिसार, उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने की थी। ईरानी शासक के पंजाब के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद भारत भूमि पर क्या असर पड़ा? तो ये था डेरियस प्रथम ने जब 516 ईसा पूर्व पंजाब के कुछ हिस्सों को काबू कर लिया, वहाँ से टैक्स लेने लगा, वहाँ पर उनका राज चलने लगा। उसके बाद कुछ शासक और आए, उनका भी राज रहा। तो वो अपने साथ क्या लेके आए? जो यहाँ कर भारत भूमि में जो शासक थे उन्होंने भी उन चीज़ को अपना लिया, और वो जगह जगह दिखने लगा। जैसे कि लेके आए खरोष्टी लिपि, व्यापार, ईरानी सिक्के, ये सारी चीज़ें हमें ईरानी शासक के यहाँ आने पर, उनके प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ने के बाद ही इस भूमि पर दिखाई दिया था। ऑप्शन बी हम कह सकते हैं खरोष्टी लिपि का चयन। किसने मगध की राजधानी राजगृह की मजबूत किलेबंदी की थी? राजगृह की किलेबंदी किसने की? डर के मारे की अजातशत्रु ने, क्योंकि अजातशत्रु ने एक साथ, जिस तरह से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके 3 जगह शादियां करके, पहली शादी बिंबिसार ने की थी कौशल में, जिसको कि कौशल भी बोल देते हैं, वहां पे कौशला देवी वहां की राजकुमारी, जिसकी वजह से उनको दहेज में मिला था काशी महाजनपद। दूसरी शादी उन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी के साथ की थी, जिनसे उनके पुत्र प्राप्ति हुई अजातशत्रु नाम से। तीसरा उन्होंने पंजाब भूमि पर स्थित मद्र, यहाँ पर मद्र जो एक क्लैन था वहाँ पर शादी की थी। तो उनकी कूटनीति थी, उनकी डिप्लोमेसी थी, वैवाहिक संबंध बनाकर शांति बनाए रखना। जिसको जीत सकते हो उनको जीत लो, और जिनको नहीं जीत सकते, जो दूर हैं या जो दुर्लभ हैं, जहाँ तक पहुँचना दुर्गम है, वहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहाँ पर भी अपना असर स्थापित करो। लेकिन उनके पुत्र अजातशत्रु ने आते ही न सिर्फ अपने मामा जी के यहाँ वैशाली, बल्कि अवंती, सब जगह उसने आते ही एग्रेशन दिखाया, और उसके ही एग्रेशन की वजह से फिर उसके अंदर भी डर हुआ कि कल को हो सकता है अवंती यहाँ पर आक्रमण कर दे। क्योंकि मगध के एक टक्कर में अगर किसी महाजनपद को आप देख सकते हैं तो वो देर तक अवंती रहा, जिसका उसके साथ मुकाबला रहा, बाकी को मगध ने आराम से जीत लिया था। तो जो राजगृह राजधानी थी हरियंका डायनेस्टी की, और दूसरे किंग थे वहाँ पर अजातशत्रु, उसने ही जब जगह जगह आक्रमण किए तो अपने भी बचाव के लिए उसने सबसे पहले अपनी राजधानी को भी फोर्टिफाइड कर दिया, किलेबंदी कर दी। तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। कौन से शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई? तो दोस्तों ये बौद्ध संगीति कराई थी कालाशोक ने, और इस बौद्ध संगीति के बाद कालाशोक ने अपनी राजधानी का ट्रांसफर वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कर दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।